हेलो एवरीवन। तो बच्चों वेक्टर से हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा आगे बढ़ने का समय है और आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार चैप्टर हमारा स्वागत करता है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स सबसे पहली बात तो इसमें हम पहले ये समझें कि हमको सब पढ़ना क्या क्या है। देखो एक्चुअली मैं इसमें तुमको बहुत ढेर सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ काइनेमेटिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, और वन डायमेंशन मोशन में भी बहुत सारी चीज़ों की बात होगी। जैसे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात होगी, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलेरेशन भी इसी में कंप्लीट करना है, ग्राफ की बात भी हमें करनी है। देन विल मूव टू मोशन इन टू डायमेंशन, फिर विल मूव टू प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर हम इसमें रिलेटिव मोशन भी कंप्लीट करेंगे। तो एक चैप्टर काइनेमेटिक्स में बहुत कुछ इंक्लूड करके तुमको मैं पढ़ाऊँगा इस चैप्टर में। और मान के चलो कि इन सारे चैप्टर्स को, जितने टॉपिक्स तुमको मैं भी काउंट करवाया हूँ, तो इन सारे टॉपिक्स को अगर मैं क्लब कर दूँ तो इस चैप्टर का वेटेज एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। वन डायमेंशन मोशन से क्वेश्चन, या फिर टू डायमेंशन, या फिर रिलेटिव मोशन। तो चैप्टर्स बहुत ढेर सारे, मतलब चैप्टर्स टॉपिक्स बहुत ढेर सारे होंगे इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में। तो अब किसी भी एक चैप्टर से अगर तुमको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका वेटेज बहुत हाई है। तुमको उस चैप्टर को बहुत अच्छे से 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई। तो अगर किसी एक चैप्टर में मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इसमें इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट PYQs अगर तुम देखोगे, करवाऊँगा, तुम देखना काइनेमेटिक्स से कितने क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, चैप्टर बहुत बढ़िया है। एक चीज़ जो इसमें तुमको मिलेगी वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है। कुछ जो हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़े, कैलकुलस थोड़ी बहुत हम लोग पढ़े, उसका पूरा का पूरा यूज़ इस चैप्टर में होने वाला है। तो मैथमेटिकल है, तुमको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और कॉन्सेप्चुअल भी बहुत है। ये जैसे तो पूरी फिजिक्स ही कॉन्सेप्चुअल है, ये चैप्टर हाईली कॉन्सेप्चुअल। तुमको छोटी छोटी बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, वरना छोटी सी गलती पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम चौपट कर देगी। तो इसलिए हम लोग बहुत बेहतर तरीके से, ऐसे अब तक कॉन्सेप्ट पे हमारा फोकस रहा है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर प्रैक्टिस तो हम लोग करते ही हैं। वही इस चैप्टर में भी रहेगा। पहले खूब विधिवत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, काइनेमेटिक्स की छोटी छोटी बातों को समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। एक बात और, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर टाइम बहुत कम बचा है और पूरा वास्ट सिलेबस कंप्लीट फिजिक्स बची है, इट्स पॉसिबल टू कंप्लीट इट। देखो ये सिर्फ इंडिविजुअल पर डिपेंड करते हैं किसके लिए कितना वक्त काफ़ी है। अगर तुम्हारा अप्रोच सही है, बहुत हाईली पॉजिटिव है, तो 3 months 100 days आर सफिशेंट। अप्रोच सही नहीं है, एटीट्यूड बढ़िया नहीं है, तो फिर 3 साल भी ले लो तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें इन सब बातों पर फ़िलहाल ध्यान नहीं देना है। फ़िलहाल ध्यान ये देना है कि हमारे पास जो रिमेनिंग डेज़ हैं 3 months, या रफली कहो तो ये 100 दिन जो बचे हैं, वो 100 दिन में हम अपने सिलेबस को कितने अच्छे से मगअप कर सकते हैं, कितने अच्छे से उसको कवर अप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो डाउटफुल हैं उन पे हम कितना वर्क कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब बातों पर ध्यान देनी है। नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है कि यार अभी तो इतना बाकी है, कैसे होगा, वो उससे सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि एक ही दिन में अब 2 लेक्चर्स तुमको मिलेंगे, एक फर्स्ट बुक के और एक सेकंड बुक के भी। सेकंड बुक बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले, क्लास 12th की फ़िज़िक्स, ताकि एक तरफ 11th की फ़िज़िक्स, एक तरफ 12th की फ़िज़िक्स, दोनों हमारे साथ साथ चलती रहे और दोनों का प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा होता रहे। ठीक है, तो हमेशा देखो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि टाइम कितना बचा है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। ठीक है यार, अगर हम यही सोचने में वक्त खर्च करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें यह सोचना है कि यार सिर्फ 3 months नहीं है, 3 months है और ये बहुत सफिशेंट है। अगर सही तरीके से अप्रोच तुम्हारा है तो बहुत बहुत सफिशेंट है। ठीक है,
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि हमको क्या पढ़ना है। कितना टाइम बचा है, बहुत टाइम है, देखा जाएगा बाद में। अभी फ़िलहाल अभी जो हमारे पास समय है पूरा यूटिलाइज़ करना है हमको पढ़ाई पर, रिवीजन पर, छूटे हुए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पर, टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट थे उन पे काम करने पर, पॉजिटिव वे में हमको अपनी सोच को लगाना है, नेगेटिव जगह पे नहीं। ठीक है, चलो। तो काइनेमेटिक्स में जैसा तुमको मैंने बताया कि बहुत अलग अलग टॉपिक्स मैं तुमको इसमें कवर करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे वन डायमेंशन मोशन से। वन डायमेंशन मोशन, वो भी मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम लोग अपना बात स्टार्ट करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे एक क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्ट करने के पहले, क्वेश्चंस करने के पहले जो फॉर्मूले हमको इनमें यूज़ करने हैं, पहले उनकी बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। एकदम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, कब कौन सा फॉर्मूला कब कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलो पहले मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, एट सम टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ से टाइम मेरा शुरू होता है और इस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन लगा हुआ है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर इन इक्वेशंस को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक पार्टिकल है t इज इक्वल टू 0 पर, उसकी वेलोसिटी u थी और उस वक्त उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा। चलो उनके बीच का एंगल भी कुछ मैं एज्यूम कर लेता हूँ, चलो थीटा है। ठीक है, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पर मैंने लगाया है। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी u थी। तो अब इस पार्टिकल के मोशन को कंट्रोल करने वाला, गवर्न करने वाले इक्वेशंस जो होते हैं, उन्हीं इक्वेशंस को हमको पढ़ना है। इक्वेशंस मैं लिख दूँ मैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस हमको यूज़ करने हैं ऐसे कंडीशंस के लिए। बट एक बात का ध्यान है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशंस है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। अब कुछ बातें इनके बारे में समझो, क्योंकि इन इक्वेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है। कब किस तरीके से इक्वेशंस को यूज़ करना है, हर टर्म्स का अपना एक मतलब है, किस टर्म का क्या मतलब है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, मगर इसके पीछे भी थोड़ी बहुत कहानी है। ठीक है, पूरा समझते हैं पहले क्या है। सबसे पहले जो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ हमको रखनी है, चाहे वो u की हो, चाहे वो a की हो, अगर v की रखनी होगी तो v की हो, जो भी वैल्यू रखनी है वो सब वेक्टर फॉर्म में होगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेरिएंट को, नहीं दिया तो वेक्टर फॉर्म में हमको बनाना होगा। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी u है, किसी एंगल पर एक्सेलरेशन a लगा है जो कांस्टेंट है, तो इस पार्टिकल के पूरे मोशन को उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सब तमाम चीज़ जानने के लिए ये हम तीन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें इनकेस मान लो अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, मतलब वेलोसिटी पार्टिकल का और एक्सेलरेशन ये दोनों मान लो उसके सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, लाइक दैट। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग इसको इतना तो जानते हैं बेसिक बात कि उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, फिर वहाँ वेक्टर एडिशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती है ना, वो भी कैन ऐड देम डायरेक्टली। तो ऐसे कंडीशन में इन वेक्टर साइन को हम हटा सकते हैं, बस उनकी हम लोग स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा, हालांकि लगेगा वो स्केलर फॉर्म है, मगर वो स्केलर फॉर्म भी वेक्टर
के रूल्स को अप्लाई करने के बाद ही आएगा। जैसे अगर इन इक्वेशंस में थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए तो ये इक्वेशंस अपने आप जो रूप लेंगे वो इसका स्केलर फॉर्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसे इक्वेशंस देखो बनेंगे जिससे हम ज़्यादा फैमिलियर है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और चौथा लिख देता हूँ मैं, एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। ठीक है, इन केस मान लो अगर थीटा इज इक्वल टू 180 लेते हैं, ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, और इसी को हम लोग इन जनरल सेंस डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी क्या करते हैं। ठीक है, जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट हो जाए तो इसी स्पेशल केस को हम कह सकते हैं पार्टिकल में डी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। और अगर इस 180 डिग्री को हम यहाँ पर रख करके इस वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर दें तो जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसा होगा, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, और एक चौथा जो इक्वेशन था एस टी इज इक्वल टू यू माइनस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1। तो मैं तुमको बस इन सब चीज़ों से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशंस हम देख रहे हैं इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ये वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशंस हैं इनको हमें इन फॉर्म में कब यूज़ करना है, इस फॉर्म में कब यूज़ करना है, या फिर ये वेक्टर फॉर्म ही कब यूज़ करना है, ये एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब देख रहे हो पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा इन जनरल सेंस, दिस इज एक्सेलरेशन केस। अगर ये अपोजिट है दैट इज डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, उसके हिसाब से इक्वेशंस हमारे बदल जाएंगे। अच्छा, इन केस अगर ऐसा नहीं है, न ये एंगल 0 डिग्री है न एंगल 180 डिग्री है, 90, मान लो ये कुछ ऐसा कंडीशन आता है ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन के बीच 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ये वेक्टर फॉर्म ही यूज़ करना है, इन फॉर्म्स को फिर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो बात को समझो, सिर्फ स्पेसिफिक को इक्वेशन से समझना है, हमें उसके पूरे जनरल फॉर्मूले को समझना है, कब किस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला में यूज़ करना है। ठीक है, तो जो इक्वेशंस का जो एक्चुअल फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, u और a किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर u की तुमको वैल्यू पता है, a की तुमको वैल्यू पता है, डायरेक्शन वगैरह पता है, तुम वेक्टर फॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये स्पेशल केसेस हैं कि अगर वो एंगल 0 डिग्री हो जाए और दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, एक्सेलरेशन वाला केस हो जाए, तो ये सारा का सारा इक्वेशन क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। इन केस अगर डायरेक्शन अपोजिट है, एंगल 180 डिग्री है, इन्हीं वेक्टर फॉर्म को अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पर देखो माइनस आ जाएगा फिर। तो ये जो दो इक्वेशंस के फॉर्म से हम ज़्यादा फैमिलियर हैं, जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी इन्हीं इक्वेशन से ड्राइव किए गए हैं। तो जो इन इक्वेशंस का मेन फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, मगर अगर कंडीशंस बदले तो हमको समझना होगा कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या तुमको स्पेसिफिक चीज़ें नहीं समझनी है, हमको पूरा उस इक्वेशन का एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि वो इक्वेशंस एक्चुअली में किस रूप में, किस फॉर्म में है। अब जैसे ही मान लो ऐसी क्वेश्चंस आ गए जहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो फिर इस ऐसे कंडीशन को सॉल्व करने के लिए तुमको ये वेक्टर फॉर्म ही यूज़ करना होगा। वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में ही रख करके सॉल्व करना होगा। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस वाला फिर वो कंडीशन नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ है जिसको हम लोग जनरली इन नॉर्मल कंडीशन एक्सेलरेशन कह कर को करते हैं कि अगर वेलोसिटी है और u और a सेम डायरेक्शन में, चलो वो एक्सेलरेशन है। अगर कहीं u और a अपोजिट है तो उसको तुम कहते हो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है,
तो ये सब बातें जानना भी जरूरी है। जर्नी हम कैसे चेक करते हैं क्वेश्चन में कि कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है। हम चेक करते हैं कि अगर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है, क्वेश्चन को देख करके समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, तो ठीक है पॉजिटिव लगाना है। वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव लगाना है, हमेशा से पढ़ते आए। क्वेश्चन को पढ़ के देख रहे हैं कि वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, डी एक्सेलरेशन लगाना है। डी एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव इक्वेशंस यूज़ करने हैं। बट कभी कभी थोड़ा सा और डीप में जाकर के बातों को समझना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है, दैट इज केस ऑफ डी एक्सेलरेशन। लेकिन कभी कभी एग्जाम में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख करके नहीं आता कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लिखा रहेगा, वो एक्सेलरेशन ही, मगर डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तब तुमको समझना होगा कि जो एक्सेलरेशन है, नाम तो उसका एक्सेलरेशन है मगर डायरेक्शन एक्चुअली एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी तो होती नहीं है। ये ऑल डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अगर इसी केस को मैं रिवर्स कर दूँ तो डी एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, दैट इज डी एक्सेलरेशन। तो ये तुमको समझना होगा कि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सब डायरेक्शन का खेल है, सब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। वही तुम्हारा चीज़ एक्सेलरेशन बनेगा, वही तुम्हारा चीज़ डी एक्सेलरेशन हो जाएगा अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो इसलिए इन इक्वेशंस को इस डायरेक्शन से कोरिलेट करो, इन इक्वेशंस को इस कंडीशन से कोरिलेट करो और समझो। सिर्फ वेलोसिटी डिक्रीज करके रट लेना कि यार वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो डी एक्सेलरेशन है, सही नहीं है। उसके पीछे की वजह को जानो। मान लो लिख करके आगे वेलोसिटी ईस्ट में है, एक्सेलरेशन वेस्ट में है। अब कह तो रहा है वो एक्सेलरेशन, लेकिन डायरेक्शन बोला है उसका वेस्ट में है। तो वेस्ट में अगर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अगर ईस्ट में है, तब वो काम तो डी एक्सेलरेशन का ही करेगा ना। तो वहाँ पे लिख करके तो आएगा एक्सेलरेशन, तो कंफ्यूज मत होना कि यार एक्सेलरेशन है तो प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं। ठीक है, तो इस छोटी छोटी बातों को समझना कि हमें कहाँ पर प्लस कहाँ पर माइनस यूज़ करना है, कहाँ पर वेक्टर फॉर्म को ही एज इट इज़ यूज़ करना है। ये सब बात अच्छे से क्लियर होना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब इन वेलोसिटीज़ के बारे में भी कुछ हम जांच पड़ताल कर लेते हैं क्या होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। बात को समझो। अब हम लोग कहते हैं कि u इज इनिशियल वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, इनिशियल दो चीज़ें होती हैं, एक क्वेश्चन का इनिशियल और एक हमारा इनिशियल। अब हमारा इनिशियल, क्वेश्चन का इनिशियल क्या होता है समझो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको इसको एग्जांपल से लेकर के समझाऊं, तो फिलहाल मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल समझो, एक पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक मोशन कर रहा है। ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी इज u नॉट। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर और 10 सेकेंड तक मूव कर रहा है। अब ये क्वेश्चन का इनिशियल वेलोसिटी है कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी इज u नॉट, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, बराबर। बट सपोज दैट हम पार्टिकल के मोशन को 3 सेकेंड से अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई 3 सेकेंड पर वेलोसिटी सपोज दैट u डैश है और हम अपने इक्वेशन को 3 सेकेंड से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ के बाद क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी u डैश है वो हमारे लिए क्या होगा, इनिशियल होगा। इस बात को ध्यान रखना कि हम किस पॉइंट पर इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, कहाँ से हमारा मूवमेंट शुरू हो रहा है, वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है वो अलग चीज़ है। ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया है वही हमारा भी इनिशियल हो, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना हो कि इस इक्वेशन में जो u है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किस पॉइंट से इक्वेशन को शुरू कर रहे हो, तुम कहाँ पे इक्वेशन को लगा रहे हो। जहाँ पे इक्वेशन को लगाओगे उस पॉइंट का u डैश u जो भी हो
वही यहाँ पे रखा रहेगा। तो इसको रटना नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा t इज इक्वल टू 0, ठीक है, वो है, वो पूरे मोशन का इनिशियल वेलोसिटी है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं किसी इक्वेशन को यूज़ करूँगा तो वहाँ पर u क्या रखाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह इक्वेशन मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं किस पॉइंट पे इक्वेशन को लगा रहा हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर लगाऊँ तो यहाँ जो u होगा वो 3 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है u डैश वो रखाएगा, न कि u इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 वाला वेलोसिटी। ठीक है, बात क्लियर समझना। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करेगा हमारा क्या तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करेगा कि हमें इक्वेशंस कहाँ पे लगाने हैं। अब जैसे सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक बात, फिर पहले यू की बात करते हैं। जैसे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से लेकर के हमें t इज इक्वल टू 8 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि 3 सेकेंड से 8 सेकेंड तक पार्टिकल का कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस बात को ध्यान रखना कि हम यहाँ जो u रखेंगे वो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड का जो वेलोसिटी होगा u डैश वो यहाँ पे रखाएगा, न कि ये u नॉट स्टार्टिंग वाला। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटी, बहुत बेसिक बात, जहाँ पे गलती होती है वही चीज़ बता रहा हूँ। पहले एक ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है कि बस शुरू कर दूँ बस आते ही साथ ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। पहले बेसिक बात को समझो, ठीक है। तो अगर मुझको 3 सेकेंड से 8 सेकेंड तक वेलोसिटी फाइंड करनी है तो 3 सेकेंड भी मेरा इनिशियल पॉइंट हुआ, फॉरगेट अबाउट दिस, अब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। 3 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है यू डैश वो यहाँ रखाएगी, पता है तो ठीक, वरना पहले यू डैश पता करो फिर इस इक्वेशन के पास आना। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड से 8 सेकेंड तक 5 सेकेंड में चली गई, डिस्प्लेसमेंट तुम फाइंड कर लेना। ठीक है। दूसरी बात कि इस फॉर्मूले में जो s है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, डिस्टेंस को नहीं, इस बात को ध्यान रखना। द इक्वेशन the s in this equation is displacement not the distance। अब इससे हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, यहीं से तुमको क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े से घुमाने वाले। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब तक कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, बिना कहीं टर्न वर्न लिए बस एक सीधी दिशा में चला जा रहा है, कहीं टर्न वर्न नहीं है और ना बैकवर्ड मोशन है, बस फॉरवर्ड ही चला जा रहा है एकदम सी डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चल रहा है बिना टर्न वर्न लिए, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में इतना हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करे बिना कहीं टर्न वर्न लिए, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चले, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसका डिस्टेंस भी होगा, बराबर। तो ऐसे कंडीशन में तो ठीक है, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे या डिस्टेंस पूछे, कुछ भी ना पूछे, जो एस आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन बदलता है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं जहां पार्टिकल आगे जाता है, कुछ देर के लिए रुकता है या मोमेंट्री रेस्ट लेता है और फिर लौट करके वापस आता है। मतलब फॉरवर्ड मोशन भी हो रहा है और बैकवर्ड मोशन भी हो रहा है, वन डायमेंशन मोशन ही रहेगा, टर्न करके नहीं आएगा, जिस लाइन पर जाएगा उस लाइन पर ही वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ टर्न लेगा, फॉरवर्ड मोशन भी होगा, बैकवर्ड मोशन भी होगा। तो हम सब जानते हैं ऐसे कंडीशन में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया और ए से बी तक गया और घूम करके सी पर आ गया, ठीक है, ए से बी तक गया और घूम करके सी पर आ गया, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वो तो पूरा होगा, ए टू बी एंड बी टू सी, जितना पाथ तुम चले डिस्टेंस, इतना तो समझाते बेसिक बात। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच, ठीक है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम जब इस इक्वेशन को इस कंडीशन पे लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा सर?
डिस्टेंस ये पूरा ABC या सिर्फ AC। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर कहीं पर पार्टिकल टर्न ले रहा है, फॉरवर्ड मोशन करता है, बैकवर्ड मोशन कर रहा है, तो यहाँ से तुमको जो S मिलेगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं देगा। यू विल नॉट गेट दिस AB प्लस BC टोटल डिस्टेंस, तुमको नहीं मिलेगा। जो S सॉल्व करने पर आएगा प्रॉपर तरीके से सारी वैल्यूज़ को पुट करते हुए, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में जो S है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले भी बड़े चालाक होते हैं, वो जानबूझ करके ऐसे कंडीशंस में तुमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेंगे। उन सबको पता है कि इक्वेशन अप्लाई कर दोगे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। वो जानबूझ करके तुमसे डिस्टेंस पूछेंगे, और ये डिस्टेंस A to B, B to C इस इक्वेशन से डायरेक्ट नहीं आएगी। वहाँ पे तुमको दो चीज़ें करनी होंगी, ये अलग से निकालना होगा, ये अलग से निकालना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बताऊंगा कैसे करना है, बट जिस बात को समझना है वो ये है कि दिस एस डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस। अगर दोनों सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बस पार्टिकल चला जा रहा है, 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 वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट, उसको जो पूछना है पूछे। लेकिन अगर यही कहीं टर्न ले रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब ये हम पता कैसे करेंगे सर कि किसी क्वेश्चन में पार्टिकल फॉरवर्ड जाकर के बैकवर्ड आ रहा है? क्या क्वेश्चन को पढ़ करके पता लगाया जा सकता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड कहाँ रहेगा? तो बात को सुन लो, किसी क्वेश्चन में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहा रहेगा कि पार्टिकल जा करके लौट रहे हैं। क्वेश्चन को देख करके हम खुद समझना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यही चीज़ें तो के लिए हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। क्यों कहते हैं? 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करोगे उसी टाइप के, तब जाकर के बुद्धि खुलेगी कि सब समझ में आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन हो रही है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। 1-2 क्वेश्चन करके तुम फिर वो एक समझ जो होती है सब्जेक्ट की, एक समझ जो होती है किसी भी कॉन्सेप्ट की, वो 1-2 क्वेश्चन से कभी नहीं बनती है। यू हैव टू टॉयल हार्ड, ढेर सारा क्वेश्चन करना होगा उस पर, तब जाकर के एक प्रोफिशिएंसी है कि हाँ यार अब बात समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस का ये तरीका होता है, ठीक है। तो एस इज डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अगेन u इज इनिशियल फिर वही कहूँगा, जो जहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे वो u होगा। क्वेश्चन में क्या u दिया है, फॉरगेट दैट। s इज अगेन डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। चौथा इक्वेशन भी थोड़ा ध्यान देने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक पार्टिकल ने t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक मोमेंट किया, और हमें से पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस इन 5 सेकेंड और फाइंड द डिस्टेंस इन 5th सेकेंड। हम सब जानते हैं दोनों चीज़ें सेम नहीं है। अगर पूरे 5 सेकेंड को मैं डिवाइड करूँ तो मान लो ये 1 सेकेंड, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, पूरे 5 सेकेंड हो गए। पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड, चौथा 1 सेकेंड, पाँचवा 1 सेकेंड, ये पूरे 1-1 सेकेंड के इंटरवल है। अब पूछ रहा है डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, तो इन 5 सेकेंड का मतलब 0 से लेकर 5 सेकेंड तक पूरा डिस्टेंस। तो ऐसे कंडीशन में ये चौथा इक्वेशन तुमको यूज़ करना है, सॉरी चौथा बोल रहा हूँ, दूसरा इक्वेशन तुमको यूज़ करना है। लेकिन अगर बोलता है डिस्टेंस इन 5th, सबसे पहली बात तो उसको ध्यान रखिए इनकी जो वैल्यू होती है इज़ ऑलवेज 1 सेकेंड। 5th, 7th, 9th, 12th, 15th, इनकी वैल्यू हमेशा 1 सेकेंड होती है। 5वां सेकेंड 1 ही सेकेंड होगा, 5वां वाला। 9वां सेकेंड 1 ही सेकेंड तो होगा। तो 5th सेकेंड अगर कहता है तो जो 5वां सेकेंड है ये वाला,
ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। तो फ़र्क है इन 5 सेकेंड पूरा, इन 5th सेकेंड सिर्फ ये वाला फ़र्क है। पहले फ़र्क समझो, फ़र्क है ना, फ़र्क है दोनों में। डिस्टेंस इन 5 सेकेंड डिस्टेंस निकालो, 0 से 5 सेकेंड तक पूरा निकाल डालो। इन 5th सेकेंड निकालो तो 4 सेकेंड तक क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं है। 5th, 5वां, 5th सेकेंड पर जो डिस्टेंस है वो निकालो। तो जब भी 5th, 7th, 9th ऐसी बात आएगी, हमेशा तुम्हें चौथा इक्वेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो क्लियर है कि हमें सेकंड और फोर्थ दोनों ही तुमको डिस्प्लेसमेंट देंगे या डिस्टेंस देंगे, जो भी कहो। अब सेकंड वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, फोर्थ वाला कब यूज़ करना है, ये हमको डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड्स, इक्वेशन 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड, इक्वेशन 4। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि इन 5 सेकेंड का मतलब क्या है, इन 5th सेकेंड का मतलब क्या है, ठीक है। चलो इसमें एक बात और, ये वाला u और ये वाला u में थोड़ा सा ध्यान रखना। जब भी चौथा इक्वेशन लगाओगे, यहाँ जो u होगा वो हमेशा t = 0 वाला होगा। जैसे ये वाला u मैंने कैसे, जो दूसरे इक्वेशन में u है वो क्या कहाँ का होता है, जहाँ से इक्वेशन में लगाऊंगा वहाँ का u डैश यहाँ पे रखते हो। लेकिन अगर ये इक्वेशन चौथा लगा रहे हो तो चाहे 5th हो, चाहे 7th हो, चाहे 9th हो, 12th हो, 15th हो, 100th हो, ये u हमेशा t = 0 में लिख दे रहा हूँ। दिस u विल बी ऑलवेज t = 0 वाला होना चाहिए। ये फ़र्क है सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो नहीं पता होने की वजह से गड़बड़ी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने पे ऐसा आता है, इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो कभी भी इस इक्वेशन को लगाओगे इस बात को ध्यान रखना, अगर वो 9वां सेकेंड है, 20वां सेकेंड है, 50वां है, 100वां है, कोई भी है, तुमको 100वें सेकेंड पर भी डिस्टेंस निकालने कि 100वें सेकेंड में कितना चलेगा। फॉरगेट अबाउट 99 सेकेंड्स, आखिरी के 100वें सेकेंड में कितना चलेगा, इस इक्वेशन को यूज़ करोगे। लेकिन जो u होगा वो t = 0 वाला u होगा, जबकि यहाँ पर जो u होगा वो डिपेंड करेगा इस इक्वेशन को हम कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। जबकि ये चाहे 7th पे लगाओ, 9th पे लगाओ, 19th पे लगाओ, 100th पे लगाओ, ये हमेशा u t = 0 वाला ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको इन इक्वेशंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लो। लिखा तो सब बुक्स में है, ढेर सारा पूरा पंचायत लिखा है इन इक्वेशंस के बारे में, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं वो चीज़ें तुमको नहीं मिलेंगी, वो चीज़ हमको समझनी होगी, वो चीज़ें तुमको फील करना होगा एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, तब जा कर के वो चीज़ तुमको समझ में आएगी। सेम चीज़ है, सब कुछ जो यहाँ पढ़ा सब कुछ यहाँ अप्लाई होगा, बट डीएक्सेशन वाले केस में, डीएक्सेशन वाले केस में, रिटार्डेशन वाले केस में सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। यू जो यहाँ एक्सप्लेन किया वही यू वहाँ पर भी है। एस अगेन डिस्प्लेसमेंट है, एस वही डिस्प्लेसमेंट है। ये टी एच सेकेंड का है जैसे ये टी एच सेकेंड का था, बट ये सिर्फ डी एक्सेशन वाला केस होगा तब। और डी एक्सेशन कब होगा? जब ये वाली केस बनेगी तब डी एक्सेशन होगा। जब वेलोसिटी और एक्सेशन अपोजिट होंगे तो डी एक्सेशन होगा। उस कंडीशन में निगेटिव हमको अप्लाई करना होगा सारे इक्वेशंस में, ठीक है। तो मैंने तुमको पूरा इक्वेशन समझा दिया। वेक्टर फॉर्म कब यूज़ करना है, ये वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म में कब चेंज करेगा, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, इक्वेशंस में जो टर्म्स आते हैं उन टर्म्स का मतलब क्या है वो भी तुमको मैं समझा दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी भी इसी से रिलेटेड है, तो उन इक्वेशंस की बात भी करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से कॉपी कर लो, डू इट, फाइन। तो अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेशन के लिए सारे इक्वेशंस हैं। अब अगर तुमको इसका एग्जांपल मैं बताऊं कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेशन का एक क्लासिक एग्जांपल क्या है,
तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंतर्गत जो मोशन है वो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का एकदम क्लासिक एग्जांपल है। हाँ, बशर्ते हाइट बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी भी चेंज करती है विद हाइट। मगर हाइट अगर बहुत कम है, अर्थ के सरफेस से बहुत 10, 20, 50, 100 मीटर तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हज़ारों किलोमीटर ऊपर से बात होगा तब तो फिर जी चेंज करेगा ही, तब तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी फिर। तो हाइट अगर कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ मीटर्स की बात हो रही है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जी इज कांस्टेंट होगा और ये एक मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक क्लासिक एग्जांपल माना जाएगा। तो तुम्हारे एग्जाम में जो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उससे क्वेश्चन में ग्रेविटी वाले क्वेश्चन की भरमार होती है। मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चन एकदम मतलब बनने ही बनने हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मतलब तुम ये कह सकते हो कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी के ही तुमको मिलेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो जरा इनके लिए भी जो इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे उन पर भी अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो करना ही है। देखो, तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से नीचे गिरने के लिए फॉर मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है तो उसके लिए जो इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh एंड एच टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। इन केस मान लो किसी बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका है और उसका मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ आने का मतलब कि बॉडी का मोशन अलोंग द ग्रेविटी है, ग्रेविटी का डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का जो मोशन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये वाला केस एक्सेलरेशन वाला केस बनता है, ये वाला केस डी एक्सेलरेशन वाला बनेगा। बॉडी में स्लो होगी, बॉडी स्लो होगी, इसकी स्पीड कम होगी अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन है। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, जैसे बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बॉडी ग्रेविटी के लॉन्ग गिर रहा है, एक्सेलरेशन, बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, दैट इज डी एक्सेलरेशन। तो सब कुछ वही होगा, बस इक्वेशन में नेगेटिव आ जाएगा। एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh एंड एच टी इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं, 4 + 4 8 इक्वेशंस कह सकते हो, ये क्वेश्चंस, इनसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ज़्यादा आएंगे। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। तो इसी से क्वेश्चन उठाकर तुमको एग्जाम में दिया जाता है। इन इक्वेशंस को अगर फिर से समझा जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस जे टी में u फिर वही है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल का तुमको मैंने मतलब बताया कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे अपने इक्वेशंस को, वही u तुमको जो u तुमको वहाँ एक्सप्लेन किया इसके पहले वाले पार्ट में, वही u यहाँ भी है, ठीक है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में u अगेन जिस पॉइंट पर हम शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बॉडी को ड्रॉप किया एंड t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और बॉडी नीचे गिर रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से लेकर के जब तक वो गिरा t इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड तक। 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक उसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, कितना h इज वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करेगा। तो फिर वही मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो u होगा वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो u होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे, ना कि t इज इक्वल टू 0 वाला।
बात क्लियर है कि भाई जिस पॉइंट पर तुम ये इक्वेशन अप्लाई करोगे यू उस पॉइंट का मुझको चाहिए, वो मेरे लिए इनिशियल है, वो मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रही है, फॉरगेट इट, उसका हमें उससे मतलब नहीं होगा जब तक कि वास्तव में उससे मतलब ना हो। वही जो तुमको वहाँ समझा वही यहाँ पर भी है। एच इज़ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जितना वो कवर करेगा। एच इज़ डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, वही केस है जो तुमको बताया मैंने अभी कि यहाँ भी जो एच है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है सारे क्वेश्चंस। अगर डिस्टेंस होगा तो बात अलग होगी। ये जो तुमको अब जैसे बॉडी अगर नीचे गिर रही है, बस सिर्फ नीचे गिर रही है, कहीं उसका अपवर्ड और अप डाउन मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ नीचे गिर रही है, तो सिर्फ नीचे गिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। फ़र्क तब होगा ना जब वो नीचे जाके ऊपर आएगा। तो वर्टिकल मोशन में ऐसा जर्नी नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन बहुत तुमको नहीं मिलेंगे। हाँ, हॉरिजॉन्टल मोशन में ऐसा हो सकता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली कहानी बन सकती है, तो वहाँ पे एस डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इस केस में बॉडी जर्नी सिर्फ नीचे या सिर्फ ऊपर वाला केस ही तुमको मिलेगा किसी एक क्वेश्चन में, तो वहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी। यहाँ पर एक ही मोशन में अप एंड डाउन मिलेंगे मगर बहुत कम, जहाँ मिलेंगे वहाँ की बात करेंगे। ठीक है, बट अगेन याद रखना ये एच वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्टेंस नहीं। ठीक है, या जिस हाइट से इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो उसका हाइट होगा फ्रॉम द ग्राउंड। अगेन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h में u इज इनिशियल एंड एच टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी 2t माइनस 1 जानते ही हो। दूसरा और चौथा इक्वेशन में क्या है, ये इक्वेशन तुमको तब यूज़ करना है जब बात करना होगा इन t सेकेंड की, और ये इक्वेशन तुमको तब यूज़ करना होगा जब बात करना होगा इन tth सेकेंड की। हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा इन 5 सेकेंड, ये इक्वेशन यूज़ करना है। वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा इन 5th सेकेंड, ये इक्वेशन यूज़ करना है। और अगेन ये यू जो होगा ये हमेशा t इज़ इक्वल टू 0 वाला ही तुमको यूज़ करना है। ठीक है, चाहे 5th हो, चाहे 7th हो, चाहे 9th हो, हम बड़ी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया। ठीक है, अब उषा की बॉडी ने ये 7th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इक्वेशन तो मैं 4th वाला लगाऊंगा, एच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी 2t माइनस 1। 7th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 1 सेकेंड होगा, लगा दूंगा। लेकिन जो u होगा वो हमेशा t इज इक्वल टू 0 वाला होगा। इस बात को समझो, भले तुम 7th सेकेंड का डिस्टेंस निकाल रहे हो, लेकिन जो u यूज़ करोगे वो t इज इक्वल टू 0 वाला होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इस पर क्वेश्चन आता वो गलत करके आते हैं। बाकी सब कुछ वैसे ही है। वर्टिकल अपवर्ड मोशन में बॉडी अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें क्या होगा, डी एक्सेशन होगा। ग्रेविटी के आगे जाओगे डी एक्सेशन होगा। बस जहाँ जहाँ प्लस था उसके बदले पूरा पूरा क्या हो जाएगा, माइनस। बाकी सब कुछ वही है। यू के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया एप्लीकेबल इज हियर एज वेल। एच के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया वो यहाँ वही एप्लीकेबल होगा। इस यू के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। सब कुछ वैसे ही है, बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मोशन इन 1 डायमेंशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की पूरी कहानी थी। ये पूरे इक्वेशंस थे। इन इक्वेशंस को यूज़ करने की कंडीशंस क्या थी वो बता दिया, वेक्टर फॉर्म बता दिया, एक्सेशन का क्या मतलब है, डी एक्सेशन का क्या मतलब है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनको कैसे यूज़ करना है, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, इक्वेशंस में जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उन टर्म्स का क्या मतलब है, किस टर्म्स को कैसे कब क्यों समझना है, वो तुमको बता दिया मैंने। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी इक्वेशंस पे आज के क्लास में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग इन इक्वेशंस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सिर्फ कथा सुनने से, कहानी सुनने से बात नहीं बनेगी। जब इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अप्लाई करोगे तब मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक्स पे। इन जो कॉन्सेप्ट आज बताया, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।